हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर, एकदम रंग बिरंगा चैप्टर। इस रंग बिरंगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट की। पहले अपन एसिड पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर उनके बीच के कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनके बाद में फिर सोल्ट पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट पढ़ करके इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। तो बड़ा शानदार सा चैप्टर है। आई होप आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो एसिड और बेस पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि एसिड और बेस होते क्या है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एसिड और बेस क्या है, तो जनरली सब आंसर क्या देंगे कि टमाटर, नींबू ये एसिड है और साबुन, सर्फ वगैरह ये बेस है। क्योंकि जनरली हमने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि जो खट्टी चीजें होती है वो एसिड होती है, और जो कड़वी चीजें, खारी चीजें होती है वो बेस होती है, और नमक जैसे खारा होता है वो सॉल्ट होता है। ये अपने पढ़ रखा है। बट एक्चुअल में एसिड बेस की डेफिनेशन ये नहीं है। तो उसको कैसे पहचानते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है, तो किस तरीके से वो पहचानेंगे उसको बोलते हैं अपन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो सबसे पहले अपने को इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? तो दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं और आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचर से मिलने वाली चीजें हैं और जो अपने को बताएगी कि वो एसिड है या बेस है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज। लिटमस पेपर है, आपको पता है कि लिटमस पेपर आपको जो लेब में मिलता है, स्टेशनरी शॉप में मिलता है, वो पेपर बनता है किससे? वो लिटमस नाम का पेड़ है, उस पेड़ से बनता है। तो वो पेड़ का जो स्टेम है उसमें से वो पत्ता बनता है, वो पेपर बनता है, और वो पेपर अपना कलर चेंज कर देता है एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने से। तो अपने को पता चलता है वो एसिड है या बेस है। ऐसे कैसे ही टर्मरिक है, हल्दी है, आपको पता होगा घर में मिलती है हल्दी। हल्दी को आप बेस में डालो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। ऐसे रेड केबेज होती है। ये सब नेचर में मिलती है, जो नेचर से अपने को मिल रही है और अपने को बताती है कि वो एसिड है या बेस है, पता करवाती है। इसको अपन बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कि लेब में बना रहे हैं, अपन बना रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस इंडिकेटर्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। जैसे उनमें केमिकल रिएक्शन होती है, अपने को पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है, तो इनको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अच्छा, इनका नाम मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जैसे फिनोक्सिलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। आप सबने नाम सुना हुआ है क्या? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता रहता है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो देखो, अभी जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो भी मैं एग्जांपल ही बताऊंगा आपको, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे अपन कौन कौन से एग्जांपल हैं, मतलब और इनके किस तरह कलर चेंज करते हैं। बट कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते हैं, वो अपनी स्मेल में चेंज लेकर आते हैं। तो उनकी स्मेल में चेंज आने की वजह से अगर कोई इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिड है या बेस है, तो इस टाइप के इंडिकेटर को बोलते हैं अपन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है। these indicators चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इनके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है वनीला और ओनियन, जो अपना प्याज होता है ना वो। अब इनके कौन सा स्मेल आती है, कौन सी नहीं आती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन लिटमस पेपर की। किस बात कर रहे हैं अपन? लिटमस पेपर की। तो देखो, लिटमस पेपर जो होता है ना, वो जनरली से पर्पल कलर का होता है, जो कॉमन होता है वो। बाकी अपन वो भी बात करेंगे कि रेड को ब्लू कौन करता है, ब्लू को रेड करता है, वो अपने जनरली पढ़ रखा है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्पल कलर का। अगर इस जो आपका लिटमस पेपर है उसको आप डाल रहे हो एसिड में, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और अगर उसको आप डाल दो बेस के अंदर, तो कौन सा कलर का हो जाएगा? वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आपने इससे पहले यही पढ़ रखा है कि लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालते हो तो वो ब्लू कलर का हो जाता है ना। मतलब बेस मतलब ब्लू, बेस में कौन सा होगा? ब्लू होगा। बाकी एसिड में जो होता है वो रेड होता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में है आपके जो नेचुरल इंडिकेटर है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये स्मेल वाले की बात करेंगे। दूसरा है आपके मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिड में डालने में कलरलेस होता है। ये खुद क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। इसको आप जब एसिड में डालोगे, क्या डालोगे? एसिड में डालोगे तो क्या होगा? इसके अंदर ये रेड कलर देगा। कौन सा कलर देगा ये? रेड कलर देगा। और बेस के अंदर क्या होगा? ये बेस के अंदर कोई भी कलर नहीं देता। ये एसिड के अंदर कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। और बेस के अंदर कोई भी कलर नहीं देगा। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन जो होता है वो क्या होता है? वो एसिड के अंदर क्या करता है? कोई भी कलर नहीं देता। जैसा कलर है वैसा वैसा रहेगा, वो कलरलेस, कलर लेस ही रहेगा।
और फिनोक्सिलिन जो है अगर उसको बेस में डाल दो, क्या कर दो, बेस में डाल दो, तो क्या होता है, वो पिंक कलर देता है। आप सबने आपकी लैब के अंदर, अगर आपको स्कूल वाले ले गए हो तो आपने टाइट्रेशन की होगी, टाइट्रेशन करते हैं ना, तो वो एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर फिर अपन उसको हिलाते रहते हैं, पिंक कलर रहता है ना। तो पिंक कलर क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर अपन डाल चुके हैं कौन सा इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन डाल चुके हैं, इस वजह से उसके अंदर कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। उसके बाद में वनीला, ना वनीला कौन सा इंडिकेटर है, वनीला ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना, कौन सा इंडिकेटर है ये, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि इसमें से स्मेल चेंज होती है, कौन सी क्या चेंज होती है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। जब वेनिला को एसिड के कांटेक्ट में आता है, वेनिला एसिड में जाता है, तब इसके अंदर कोई सी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसे ही स्मेल रहेगी। बट अगर आपने इसको बेस में डाल दिया तो स्मेल गायब हो जाएगी, जो स्मेल आ रही थी, वनीला की खुशबू आ रही थी, वो गायब हो जाएगी, नो स्मेल, कोई सी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल बिल्कुल जैसे कि वो कोरोना के टाइम होता था ना, स्मेल गायब हो जाती, टेस्ट गायब हो जाता, वो वैसा वाला स्मेल गायब हो जाएगी। अनियन, प्याज, प्याज को ऐसे में डालो तो कोई भी तरह की कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वैसा वैसा रहेगा, लेकिन उसमें बेस में डाल दिया आपने तो क्या होगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, मतलब जो उसकी स्मेल थी वो गायब हो जाएगी, अब उसके अंदर कोई भी तरह की स्मेल आएगी नहीं, एकदम बिल्कुल खुशबू रहित, बदबू रहित, गंध रहित हो जाएगा एकदम से। बात समझ में आ गई। तो ये इस टाइप के कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से अपन पहचानते हैं कि एसिड है या बेस है। ऐसा नहीं होता है टेस्ट करके भी खट्टा है तो एसिड है और कड़वा है तो बेस हो गया, ऐसा नहीं होता। ये भी एक इंडिकेशन है, बट लेकिन आप क्या सारे सारे H2SO4 को या HCl को आप टेस्ट करके तो नहीं देखोगे कि वो टेस्ट में कैसा खट्टा है या नहीं। तो दैट्स वाई ये सब अलग चीज है, ये अपने को इंडिकेटर जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड्स बेस एंड, एसिड और बेस की क्या चीज होती है, सबसे एसिड की बात करते हैं। एसिड क्या चीज है ना, केमिकल कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। देखो ना, वैसे है ना, मैं आपको देखो, आप लोगों ने इससे पहले जो भी फिफ्थ सिक्स सेवन क्लास के अंदर जब पढ़ी होगी एसिड बेस, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं, सोर इन टेस्ट बेस होते हैं और बिटर इन टेस्ट बेस होते हैं, और सोर इन टेस्ट जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा आगे बढ़े और आपने ये पढ़ा कि जो ब्लू लिटमस लिटमस को रेड कर रहे हैं वो एसिड होते हैं, और जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं वो बेस होते हैं। बट ये भी साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, पर अभी मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर अपन इसको जो आगे चैप्टर चलता पूरा आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि एसिड और बेस क्या है। तब मैं आपको एक्चुअल साइंटिफिक जो आपकी केमिस्ट्री वाली जो डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स whose aqueous solution converts the blue litmus to red, it typically have sour in taste और corrosive होता है, नेचर में पता ही है आपको, ठीक है। एग्जांपल के लिए एग्जांपल याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना। बेस, केमिकल कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स द रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब कि आपके पास कोई बेस है, आपने उसको पानी में घोल लिया, उसके अंदर लिटमस पेपर डाला और रेड लिटमस को उसने ब्लू कर दिया, क्या कर दिया, रेड लिटमस टू ब्लू कर दिया। तो फिर वो क्या है, क्या है वो आपका बेस है। बेस कॉमन जो उनके नाम कौन से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपने लेब में देखा होगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक कॉमन बेस है जो कि आपने लेब में देखा होगा, है ना। तो ये आपकी हो गई बेसिक बेसिक डेफिनेशन की, जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है वो बेस है, और जो ब्लू को रेड कर रहा है वो एसिड है। तो याद रखना है ना, मैं हमेशा इसे याद रखता हूँ, मैं खुद भी मैं छोटा सा याद रखता था कि ब्लू मतलब बेस, ब्लू मतलब बेस, तो जो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है वो क्या होगा, वो आपका बेस होगा, है ना। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, बाकी तो आपको याद करना कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है ना, मतलब अब ये जो कुछ 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 कॉमन कॉमन से डिफरेंस है एसिड और बेस के बारे में, उसको बारे में पढ़ लेते हैं अपन, है ना। वो आपने पुरानी क्लासों में भी पढ़े हुए हैं, बट वापस से एक बार उनका रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अब आप आपकी जो प्रेजेंट 10th क्लास की पढ़ाई है उसको इससे कंपेयर कर पाओ, है ना। तो सबसे पहले टेस्ट की बात बात करते हैं, जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया आपने। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, सही खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं। टेस्ट में क्या होता है उनका, बिटर टेस्ट होता है। एसिड्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घोल दो एसिड्स घुल जाते हैं, ठीक, अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। बेस जो होते हैं सम आर सोल्यूबल, सम आर इनसोल्यूबल। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। अरे इसके अंदर देखो, जो सोल्यूबल है उनको क्या बोलते हैं, बाकी जितने भी जो इनसोल्यूबल है वो अलग मैटर है, जो सोल्यूबल होते हैं कुछ होते हैं सोल्यूबल, उनको अपन एल्कली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ये भी अभी आगे आएगा,
बात करेंगे अपन बाद में ना। एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव होते हैं नेचर के अंदर। कैसे होते हैं? कोरोजिव का मतलब ये है कि आप एसिड को किसी जगह पर रखो, किसी आप फर्श पर रख दो, आप दीवार पर रख दो, आप बुक्स के ऊपर गिर जाए तो उसको कोरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। नेचर में कैसा होता है? कोरोजिव नेचर होता है। और ये बेस जो होते हैं वो सोपी होते हैं। आपने साबुन टच की है, साबुन कभी टच चिकनी चिकनी लगती है ना, तो साबुन है इसलिए चिकनी नहीं लग रही है, उसके अंदर बेस है इसलिए वो चिकनी लग रही है आपको। तो बेस का नेचर होता है सोपी टच, ये चिकना बना होता, ये नेचर इसका है, ये बेस का नेचर। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, मतलब उसमें पानी मिला दो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करती है। और ये सॉल्यूशन कंडक्ट, इनके जो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एसिड, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये अपन ने बात कर ली, तो सारे सारे पॉइंट हो गए, याद रह जाएंगे। एक एक पॉइंट वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। एसिड्स सोरिन टेस्ट, बेसिस बिटरीन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, बेस जो होते हैं वो सम सोल्यूबल होते हैं, सेमी सोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। कोरोसिव नेचर होते हैं एसिड। बेस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो बेस होते हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू करता है बेस। तो ये अपन ने एसिड बेस के बेसिक बेसिक से सारे डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। अब अपन बात कर चलते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो ना, इनमें से कुछ कुछ रिएक्शन जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर वाले भी कुछ कुछ इसके अंदर आएगी, है ना। तो उनके बारे में भी अपन वो अपना रिवीजन वो भी हो जाएगा। और उसके बाद में अपने को जो बाकी चैप्टर में ये इक्वेशन पढ़नी हो तो पढ़नी ही है ना। बड़ी बढ़िया बढ़िया सी है, सिंपल सिंपल सी इक्वेशन है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। पहले बात करते हैं अपन एसिड्स और मेटल्स। ये जो ये वाली इक्वेशन अपन इसके अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि रिएक्शन तो करनी ही है अपने को। तो एसिड रिएक्ट विथ मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड की जब मेटल के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है? तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जैसे कि एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। H2SO4 क्या है? एसिड है। जिंक क्या है? एक मेटल है। एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट क्या है भाई? जिंक सल्फेट क्या है? जिंक सल्फेट एक सोल्ट है। क्या है? सोल्ट है। और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। इसकी रिएक्शन करिए अपन ने मेटल के साथ में, जिंक के मेटल के साथ में, क्या बना? जिंक क्लोराइड। क्या है ये? एक सोल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में? मेटल के साथ में, तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंपोर्टेंट, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन आएगा, याद रखना। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई भाई लोगों, सॉरी यार। कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। कहां से अपन? हाँ, बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में, है ना। तो देखो, ज्यादातर है ना बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में होती ही नहीं है। बहुत कम बेस होते हैं जिनकी रिएक्शन मेटल के साथ में होती है। और जब होती है तब मेटल एंड हाइड्रोजन ही बनता है, ठीक है ना। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही बनता है इसके अंदर भी। जैसे कि NaOH है, सिंपल सा बेस। जिंक के रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम, ये नाम यहाँ लिखा हुआ, ये हाइड्रोजन ही है, आपको पता है। ये है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। बेस के साथ में रिएक्शन कम होती है ना, कुछ बेस की होती है, उनकी रिएक्शन होती है। एसिड के तो सबके साथ ही रिएक्शन होती है ना। तो क्या बनता है? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हाइड्रोजन गैस का आपको टेस्ट जो है वो पता होना चाहिए। हाइड्रोजन पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस निकली है? तो कैसे पता चलता है? तो उसके टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, है ना। डायग्राम बना हुआ, आपकी बुक का डायग्राम ही है ना, दिख रहा है आपको यहाँ से? कोने में ज्यादा चला गया, बट आई होप दिख रहा होगा। बड़ा करूँ, जूम कर देता हूँ इसको मैं, एक सेकंड। हाँ, दिख रहा होगा, है ना। चलो, देखो, ये एक सेटअप बना हुआ है जहां पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, के अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि H2SO4 रखा हुआ है यहाँ पर। क्या रखा हुआ है? H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। अब है ना, इसके ऊपर हमने सेटअप किया कि ऊपर यहाँ पर एक कॉर्क लगा दी। कॉर्क क्यों लगाई है? ताकि यहाँ से अगर कुछ गैस रिलीज हो तो डायरेक्ट बाहर ना निकले। फिर यहाँ से ये ट्यूब है, जो ट्यूब जो करके यहाँ पे जा रही है सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर। सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि है ना, अगर मान लो कोई गैस निकली है तो वो गैस बबल के फॉर्म में फिर बाहर निकलेगी। और डायरेक्ट निकलो, डायरेक्ट इस नली से गैस निकल जाएगी। और सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे ही आपको गैस, आप साबुन के पानी में आप यूं नली से भी फूंक मारोगे तो उसमें से बबल निकलते हैं ना।
तो इसमें से अगर कोई गैस निकलेगी, मान लो इस नली में से फूंक मारता हूँ तो बबल बनेंगे। पर अगर कोई दूसरी गैस निकल, मान लो हाइड्रोजन निकल रही तो हाइड्रोजन के बबल बनेंगे, नाइट्रोजन निकल रही तो नाइट्रोजन के बबल बनेंगे, ऑक्सीजन निकल रही तो ऑक्सीजन के बबल बनेंगे। तो जो गैस निकलेगी उसके बबल बनेंगे, इसलिए अपने आप सॉफ्ट सोल्यूशन लेते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है अपने, यहाँ भरा हुआ है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर मैंने डाल दिए फिर जिंक के टुकड़े। क्या डाल दिए मैंने इसके अंदर? जिंक के टुकड़े। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जब जिंक के टुकड़े डाल दे तो आप इसके अंदर H2SO4 के अंदर तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। क्या बनता है? सोल्ट बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा। और उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में होती हुई यहाँ जाएगी सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस के ऐसे बबल बन करके ऊपर उठेंगे। अब अपने को पता करना है कि ये जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पता कैसे चलेगा अपने को? उसको पता करने का बड़ा सरल सा तरीका है, बड़ा इजी सा तरीका है कि अपन लेंगे कैंडल। क्या लेंगे? कैंडल लेंगे। और या फिर एक लेंगे अपन, कोई भी वो माचिस की तीली होती है ना, वो भी ले सकते हैं अपन, और उसको लेकर इसके पास लेके जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के जो बबल होते हैं वो पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट करते हैं, फटते हैं, जैसे आपकी वो दिवाली के छोटे पटाखे फटते हैं ना, टिकड़ी वाले, बिल्कुल वैसे वैसे ही वो ब्लास्ट होंगे हल्के से। तो अपने को पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट अपन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी अपने अपन को ध्यान रखना है ना, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है। एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ में? मेटल के साथ में। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? पोप साउंड टेस्ट के साथ करोगे। और गैस में ज्यादातर रिएक्शन नहीं होती, कहीं कहीं पर रिएक्शन होती है, जैसे बताया सोडियम एथेनॉइड आपका बना था अभी, सोडियम जिंकेट, सॉरी मैं गलत बोल दिया है ना। चलिए, उसके बाद अपन चलते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बन को पता है CO3 होता है ना, अगर उसके साथ में मेटल लगा हुआ हो, जैसे जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट है? मतलब कि ये मेटल कार्बोनेट है ना। जैसे कि NaCO3, जैसे कि ZnCO3, मेटल के साथ में कार्बोनेट लगा हुआ है तो मतलब क्या है? वो मेटल कार्बोनेट है। और मेटल के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, CaHCO3, तो अपन उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब यह है कि मेटल के साथ में अगर कार्बोनेट लगा तो उसको मेटल कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बोनेट लगा तो उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसकी जब रिएक्शन कराएं अपन किसके साथ में? एसिड और बेस के साथ में, तब क्या होता है ना, तो एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करो तो बनता है सोल्ट बनता है। एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और एक बनता है वाटर, पानी। क्या बनता है? पानी। मतलब क्या बनता है? सोल्ट, CO2 एंड H2O। जैसे कि एग्जांपल के H2SO4 क्या है? एक एसिड है, पता ही, सल्फ्यूरिक एसिड है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट हो गया, रिएक्शन कराई, क्या बना? एक तो बना CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या है ये? सोल्ट है। ये क्या है? सोल्ट है। साथ में बना आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बना H2O। क्या बना? H2O मतलब पानी। ऐसे कैसे एसिड की रिएक्शन करा दिया आपने किसके साथ में? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन और साथ में कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी, तो क्या बना आपके? बना एक तो बना NaCl, नमक पता ही आपको, सोल्ट ही होता है, और साथ में बना आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बना वाटर। समझ आया कि नहीं आया? बड़ा सरल सा है। अब ऐसे ऐसे बेस की बात करें तो बेस जो होते हैं उनकी जनरली ऐसी कोई भी रिएक्शन होती ही नहीं है किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। एसिड के साथ में होती है तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। ये जो मैंने फोटो बना रखी थी ना, कौन सी वाली? एसिड के साथ में, आप बुक से उठा रखी है, मैंने तो नहीं बनाई है। एसिड के साथ में अगर आपकी रिएक्शन हो किसकी? मेटल, एसिड के साथ में अगर आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है? जैसे जिंक की रिएक्शन कराई थी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस सेम टू सेम इसी सेटअप के अंदर, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन करा देते हैं, मतलब कि यहाँ एसिड रखूं और फिर मैं मेटल कार्बोनेट डाल दूं, जैसे कि अपन बात की थी कैल्शियम कार्बोनेट डाल दूं, तब वो सेटअप तो होगा वही है, लेकिन जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? CO2 निकलेगी। अपन बात की थी वाटर बनता है, सोल्ट बनता है, तो वाटर और सोल्ट तो यही रह जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और CO2 के साथ में जो टेस्ट होता है वो पता कैसे चला CO2 बन गया? तो उसका टेस्ट होता है आपके लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही इसमें CO2 जाएगी,
आपके सॉल्यूशन के अंदर लाइम वाटर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, अपन कैल्शियम ऑक्साइड का अपन सॉल्यूशन लेते हैं और उसके साथ में अ, जैसे ही आपकी CO2 गैस जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कौन सा हो गया, पोप साउंड टेस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा हो गया, लाइम वाटर टेस्ट। वो यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जो होता है कौन सा होता है, अपनी नोटबुक के अंदर इसको अब नोट कर लीजिएगा। ओके जी, चले आगे, उसके बाद में चलते हैं अपन और देखो, दो रिएक्शन पढ़ी अभी अपन ने, मतलब चार पढ़ी इससे, वैसे तो एसिड बेस का मिला करके, बट जनरली इसे बात करें एसिड बेस के साथ में बात करें तो अपन दो रिएक्शन पढ़ी, या तो एसिड बेस की मेटल के साथ में, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ में। अब ना अगर एसिड और बेस के आपस में ही अगर रिएक्शन करवा देंगे तब क्या होगा, है ना, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो जब उनकी रिएक्शन आपस में करा देते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एसिड प्लस बेस क्या बना, सोल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है। अपना अपना एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कम कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर बहुत सारे अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अभी अपने इसके इफेक्ट के बारे में बात भी करेंगे, जो इसके जनरल लाइफ के अंदर क्या क्या होता है, तब ये बड़ी काम आएगी, है ना। तो ये रिएक्शन बड़ी ध्यान रखनी है अपने को। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है। उस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम है इस रिएक्शन का। जैसे HCl क्या है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, बेस है, दोनों को मिलाया क्या बन गया, NaCl बन गया, सोल्ट बना, नमक अपन खाते हैं वो वाला, और साथ में क्या बना, वाटर, सोल्ट एंड वाटर बनता है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड इसका नाम है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई इसकी, तो क्या बना, एक तो आपके बना सोडियम एथेनोइड बना। क्या बना है, सोडियम एथेनोइड, और साथ में क्या बना, वाटर बना है। तो ये क्या है, सोल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर, याद रखोगे। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। मुझे पता है कि अब आपको याद हो गया होगा, आपको तो याद हो ही गया होगा। हाँ, चले गए आगे, चले गए पीछे जो। यस, अब मेरी बात सुनो। अब क्या होता है कि है ना, अलग अलग बेस होते हैं, अलग अलग एसिड्स भी होते हैं, तो वो अलग टाइप के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो उनकी आपस में रिएक्शन होती है तो अलग अलग टाइप के सोल्ट बनते हैं ना। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिए या आपने, वो स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया, तो क्या होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से लड़ेंगे और क्या कर देंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो क्या बनेगा, आपके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा। आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्या ले लिया, जो एसिड है वो कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जो बेस है वो कौन सा हो गया, वीक हो गया। अब स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, इस वीक बेस की पावर को थोड़ा कम कर देगा, तो जो सोल्ट बनेगा ना अपना, उस सोल्ट का नेचर कैसा होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। कौन सा होगा, क्योंकि एसिड पावरफुल था, एसिड अपना प्रभाव जमाएगा, तो पावरफुल कौन सा था, एसिड था, तो एसिड ने अब क्या कर दिया, सोल्ट को एसिडिक रहने दिया। ऐसे ही वीक एसिड है, वीक एसिड को अगर वीक बेस से रिएक्शन कराऊं मैं, दोनों ही वीक वीक, दोनों ही कमजोर कमजोर आदमी, दोनों ही कमजोर कमजोर आदमियों की रिएक्शन होगी, तो दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है। तो इसका मतलब कि सोल्ट पे इफेक्ट किसका पड़ेगा, बेस का पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कौन सा सोल्ट बनेगा, तो बेसिक सोल्ट बनेगा। याद रहेगा, बड़ा सरल सा है। तो जो स्ट्रॉन्ग है सीधी सी बात है, उसका इफेक्ट पड़ता ही है, वो तो जो वीक है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड की, है ना। अब आगे पढ़ रहे हैं, पर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है ना, तो आगे वाली चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगी। जैसे मैं बस समझाता हूँ देखो कैसे आप, अब कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें याद होगी, नहीं होगी तो मैं आपको याद करा देता हूँ, है ना। जैसे कि एक तो मेटल ऑक्साइड होता है ना, मेटल ऑक्साइड नाम रखना, मेटल ऑक्साइड, इसका जो नेचर होता है ना, वो बेसिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है ना। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होता है। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब कि नॉन मेटल लगा हुआ, साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है,
अब आपको अगर ये बात याद है, आपको बात याद है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फर्क पड़ेगा। देखो मुझे क्या फर्क पड़ेगा बता दो मेरे को। मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने एसिड के साथ में, किसका रिएक्शन करवा दी, एसिड के साथ। तो मुझे बताओ कि मेटल ऑक्साइड क्या था, खुद बेस था, बेस था ना। तो अगर इस बेस की रिएक्शन करवाऊं मैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो अभी भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या होगा, तो बेसिक की एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो सीधा से देखो सोल्ट एंड वाटर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको क्या याद है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है, तो आपको पता चल जाएगा अपने आप कि बेसिक नेचर का है, मतलब बेसिक और एसिड मिलकर तो सोल्ट एंड वाटर बनते हैं। अभी अपने याद क्या था कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। तो देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मतलब मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन लगा हुआ साथ में तो मतलब मेटल ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करी, ये बेस था, दोनों मिले कॉपर क्लोराइड बन गया, सोल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो ऐसे ही MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, क्या बना H2SO4 साथ में एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो एसिड बेस रिएक्शन क्या बनी, सोल्ट एंड वाटर। अब देखो मेटल ऑक्साइड खुद है बेस, इसकी अगर बेस के साथ में रिएक्शन करा दूं, बेस की बेस को रिएक्शन करा दूं तो क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ भी नहीं बनेगा ना दीपक। वैसे भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। और क्या पता है आपको कि मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है, कितना इजी काम है। ऐसे कैसे आपको एक बात और पता है, आपको क्या बात पता है, आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड है ना वो एसिड नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब जैसे कि CO2, कार्बन एक नॉन मेटल है, साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब ये होता है एसिड नेचर का। तो इसकी अगर मैं बेस के साथ में रिएक्शन करा दूं, क्या करा दूं मैं, बेस के साथ में रिएक्शन, जैसे कि CO2 की रिएक्शन करा दूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा H2O, मतलब सोल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, और ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस। ऐसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल है मतलब ऑक्सीजन है, याद रखना क्या है वो एसिड है, और एसिड की रिएक्शन करो बेस तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। अब मुझे बता दो कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है, एसिड के साथ में रिएक्शन कर दो, रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी ना, तो नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ गई क्या। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो क्योंकि वो बेसिक है इसलिए क्या बन जाएगा, सोल्ट एंड वाटर, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो कैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड है, कोई भी एग्जांपल में दो, मैंने बहुत सिंपल सिंपल सी इक्वेशन रख रखी जानबूझ करके ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, इसलिए समझ आ गया, इजी सा है। चलें आगे, चलो भी आगे। अब अपन बात करते हैं एसिड और बेस की। मैंने वो बताया था ना यार, दो चैप्टर पढ़ते आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगी बातें, और फिर जो है आप उसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझने के लिए तैयार हो जाओगे। अरे मैं शुरुआत में बताता ना आपको, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज जो है वो क्या है, कुछ बताइए। एसिड आंसर लिखा हुआ, सॉरी आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ आपको ईमानदारी से, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों में कॉमन चीज क्या है कि एसिड को भी जब आप पानी में डालते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और बेस को भी जब पानी में डालते हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर क्यों रही है, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट होती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंडक्ट तब होती है पानी के साथ जब उसमें आयंस होते हैं, आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो एसिड और बेस दोनों जो हैं वो पानी में जाने के बाद में आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ये बात अपने को समझ में आ गई, चलो ये बात दोनों कॉमन है। तो इनकी डेफिनेशन इसी हिसाब से बनी है, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस और H3O माइनस आयंस। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आपने H प्लस आयन तो पढ़ी रखा है, H3O प्लस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे केमिकल आपको पता नहीं है कि वो खट्टा है, मीठा है, खारा है, वो उसका टेस्ट कैसा है, वो कोरोड है नहीं है, वो कैसा दिखता है, कलर कैसा है, आपको कुछ पता नहीं है। बट अगर आपने उसको पानी में डाला, क्या किया आपने, पानी में डाला और उसमें से H प्लस आयंस निकल गए और H3O माइनस निकल गए, तो दूसरा आयंस पानी के अंदर फैलने लगे, तो उसका मतलब वो क्या है, मैं माइनस बोल दिया कि सॉरी प्लस है ना, H3O प्लस है, आयंस निकलने लगे, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। जैसे कि HCl, HCl को आप डालो पानी में तो इसमें से H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, H प्लस अलग, Cl माइनस। अब H प्लस जो है वो दूसरा पानी के
एटम से वो मिलेगा और साथ में क्या बनेगा, H3O प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो मतलब हाइड्रोनियम हो चाहे H प्लस हो, एक ही बात है। ये दोनों ही अगर, इस दोनों में ही अगर डिसोसिएट हो रहा है या दोनों से एक डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वो एसिड है। जैसे H2SO4 है, H प्लस निकल गया, SO4 माइनस निकल गया, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H प्लस निकल गया, NO3 माइनस निकल गया। मतलब हर वो केमिकल जिसको आप पानी में डालने पर उस वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, होता था वो तो चलो है, लेकिन वो H प्लस या HO3 प्लस में ही डिसोसिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस। ऐसा केमिकल जिसको पानी में डाला तो उसने OH माइनस आयन दे दी। कौन सा आयन दे दी, OH माइनस आयन दे दी। जैसे कि NaOH है, Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा, OH माइनस आयन निकल गया। जैसे कि KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम अलग हो गया आपके प्लस के साथ में, OH माइनस अलग हो गया। तो देखो कोई सा भी रैंडम, कोई सा भी आप बेस उठा के देख लो, उसके अंदर से क्या होगा, OH माइनस आयन जो है वो पानी के साथ में डिसोसिएट होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, वो सारे सारे बेस है ना, जिसके अंदर H प्लस आयन निकल रहे हैं, वो सारे सारे क्या एसिड है। ये है आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन। केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस और H3O प्लस आयंस आर कॉल्ड एसिड। ये है आपकी एक्चुअल डेफिनेशन। ऐसी ऐसी बेस की आपकी डेफिनेशन, ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गया ना। तो एसिड बेस की अब ये डेफिनेशन, अब वो सोर खट्टा कड़वा बिटर वगैरह नहीं करना अपने को, है ना, कि कौन सा H प्लस आयन और H3O प्लस आयन दे रहे हैं तो मतलब वो एसिड है, और OH माइनस आयन दे रहे हैं मतलब वो बेस है। ठीक है, अब इसके हिसाब से एसिड जो बनते हैं वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया भी था जब न्यूक्लियेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे ना अपन, तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या चीजें है ये, है ना। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, अभी आपने बताया एसिड क्या है, जो H प्लस आयन दे रहा है वो एसिड है, और बेस क्या है, जो OH माइनस आयन दे रहा है वो बेस है। तो अगर पानी में डालने के बाद में जो सबसे जल्दी जल्दी से H प्लस आयन दे देगा ना, तो वो तो हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। जो उतना जल्दी आयन दे रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग है। जो धीरे धीरे आयन दे रहा है ना, तो वो कौन सा होगा आपके, वीक एसिड। ऐसे बेस के अंदर भी यही होता है कि जो है ना धीरे धीरे करके आपके आयंस देता है। ये इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ओ सॉरी। अच्छा ये एसिड का ही लिखा हुआ है, वो बेस का अगली अगली वाली स्लाइड के अंदर है ना। तो जो धीरे धीरे आयन देते हैं वो क्या है, वीक वीक एसिड्स होंगे। जैसे कि HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO, पूरे सारे सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ऐसे कि ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये सब क्या है, ये वीक एसिड है, क्योंकि H प्लस आयन जो है ये धीरे धीरे देंगे पानी के अंदर जाने के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं अपन, और बेस के अंदर भी सेम ऐसे ही है। शायद वो साइड मिस हो गई, डिलीट हो गई, पता नहीं। बेस के अंदर भी ऐसे ही, जो OH माइनस आयन जल्दी जल्दी देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो OH माइनस आयन धीरे धीरे देंगे वो वीक बेस है। ठीक है, उसके बाद में एक जो अभी जो बात की अपन ने टाइप्स ऑफ एसिड की, वो थी उनके डिसोसिएशन के हिसाब से, कौन कितना जल्दी आयन से दे रहा है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए, वीक एसिड कौन से हुए, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हुए, वीक बेस कौन से। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एक और टाइप से होते हैं, वो उनके टाइप ऑफ ओरिजिन के हिसाब। ओरिजिन मतलब कि वो मिले कहाँ से अपने को, है ना। जैसे कि ये दो टाइप होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो अपने को मिनरल से एक्सट्रैक्ट होते हैं। मिनरल कहाँ मिलते हैं, जमीन में से मिलते हैं ना। जैसे सोडियम हो गया आपके, जैसे कि आप कैल्शियम हो गया आपके, आयरन हो गया, तो ये अलग अलग चीजें होती है हाँ, जो मिनरल्स आपको जमीन में से मिलते हैं। इन मिनरल के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो आपको एसिड मिलते हैं, इन मिनरल से अपने को जो एसिड मिलते हैं, उन मिनरल को क्या, उन एसिड को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और ये जनरली सारे सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल्स एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे सारे क्या है, मिनरल एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो कि आपको फ्रूट से, एनिमल से, लीव से, प्लांट से, इन चीजों से जो मिलते हैं ना एसिड, तो अपने ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनिक एसिड। विनेगर से मिलता है, किससे मिलता है, विनेगर से मिलता है। मेथेनोइक एसिड, एंट स्टिंग, जो चींटी काट जाती है ना अपने को, वो लाल करके तो वो खुजली जलती है अपने बहुत टाइम तक, तो वो जो एसिड होता है कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड उसके अंदर होता है। लैक्टिक एसिड, आपको जो दूध फट जाता है, जो दही जमता है, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और भी यहाँ लिखे हुए हैं। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, याद रखना। ठीक है, लेमन में कौन सा सिट्रिक एसिड है। ठीक है, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। और आपके टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये अलग 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 जो है आपके नेचर से मिलने वाले फ्रूट्स, लीव्स, इनमें से जो आपको एसिड्स मिल रहे हैं वो सारे सारे ऑर्गेनिक एसिड है।
और जो मिनरल से मिल रहे हैं वो आपको कौन से एसिड है, मिनरल एसिड है। और मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। चले भाई आगे, चलो भाई आगे फटाफट फटाफट से। अब बात करते हैं अपन बेस की, है ना। तो बेस एक तो स्ट्रॉन्ग वाला एक तो हो ही गया था, एक मैंने बताया भी था आपको वहां बीच में, वापस में उसमें कहा था उसको आगे पढ़ेंगे अपन। सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल बेस, तो दो तरह के बेस हो गए, एक तो जो पानी में घुल रहे हैं और पानी में नहीं घुल रहे हैं। तो जो पानी में घुल रहे हैं उनको बोलेंगे वाटर सोल्यूबल बेस में, बताया था इनको एल्कलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज भी बोलते हैं, ठीक है। दो बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल बेस और सिंपली एल्कलीज, और एल्कलाइन बेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे NaOH और KOH ये जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनको एल्कलीज बोलते हैं। तो वो है ना, एल्कलीज की डेफिनेशन क्या आ सकती है एग्जाम में, एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज के एग्जाम्पल क्या सकते हैं, या फिर और क्वेश्चन किस तरह घुमा के भी दे सकते हैं। अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बट आपको पता होना चाहिए एल्कलीज क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए। और इनसोल्यूबल बेस कौन से होते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं या बहुत कम घुलते हैं, तो उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल बेस, जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH3 अमोनिया, ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल बेस है। बात समझ में आ गई, चले आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन बढ़िया आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिसोसिएशन, है ना, H प्लस आयन, H3O प्लस आयन और HOH माइनस आयन। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम आ जाए या फिर हम आंसर दो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा वाटर क्यों बनता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में गए, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर सॉल्ट की बात भी करते हैं, सॉल्ट इन वाटर ही क्यों बनता है, वाई, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा सोल्ट एंड वाटर ही क्यों बनता है। आपने आंसर सोच लिया होगा, अगर आ गया हो तो टाइप करके बता देना, बाकी मैं आपको बता देता हूं अभी क्या होता है। देखो, एसिड जब डिसोसिएट होते हैं ना, अरे यार लाइट चली गई थी बीच में तो वापस से आया हूं मैं। तो हाँ, अपन यहाँ थे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर वाटर एंड सोल्ट क्यों बनता है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे, है ना। तो एसिड जो है जब वो पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट होता है H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, है ना। और बेस जब डिसोसिएट होता है किसमें होता है, OH माइनस आयन के अंदर। तो देखो, अगर मान लो कि HCl है, क्या है, HCl है, ये HCl जो है डिसोसिएट किसमें होगा, H प्लस और Cl माइनस में। और NaOH है, ये बेस है, ये बेस किसमें डिसोसिएट होगा, ये बेस होगा आपके Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये जो H प्लस और OH माइनस है, ये जो है मिलकर के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2O मतलब पानी। और ये Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनेंगे NaCl। इसीलिए हमेशा ही, क्योंकि बाकी कुछ मोल ना हो लेकिन H प्लस आयन तो एसिड देगा ही देगा, OH माइनस आयन भी बेस देगा ही देगा, तो ये H प्लस और OH माइनस मिलकर ही पानी बनता है। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा वाटर तो बनता ही बनता है। बात समझ में आ गई। तो हमेशा the H plus ions from the acid combine with the OH minus ion to form the base to form water। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ऐसे ऐसे सोल्ट जो है वो सोल्ट एसिड प्लस बेस साथ में Na+Cl मिलकर क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई, चले आगे, चलो। तो देखो, आप लैब में गए होंगे आपकी स्कूल की, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो वहां पे वो कांच की बोतल के अंदर आपके केमिकल सॉल्यूशन रखे होते होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा। तो वहां पर है ना, जो जैसे कि HCl रखा हुआ है, तो एक जो बोतल होगी, ऐसी बोतल होती है, ऐसी कुछ बोतल होती है, उसके ऊपर या तो DIL या डी लिखा हुआ होता है, या फिर उस बोतल के ऊपर है ना CON लिखा रहता है। ये CON और DIL का क्या मतलब है, ये भी HCl है और ये भी HCl है ना। तो DIL का मतलब होता है डाइल्यूट HCl, CON का मतलब होता है कंसंट्रेट HCl। डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या है, तो कैसे समझते हो, जस्ट जस्ट इमेजिन कि आप ये बोतल है, ये ग्लास है, इसके अंदर ये जो पैक बना हुआ है ना, ये लाइट पैक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लाइट पैक बना हुआ है। लाइट पैक समझते हो, समझदार लोग बच्चे ऐसे 10th क्लास में समझदार होते हैं। बट अगर लाइट पैक है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, कि भाई इतना सा इसमें एसिड था, बाकी इतना पानी डाल दिया, पानी भर दिया उसके अंदर, क्या भर दिया इसके अंदर, पानी भर दिया, तो ये डाइल्यूट है। और मान लो कि पैक के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग पैक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग पैक का मतलब ये कि एसिड बहुत सारा है और थोड़ा सा पानी है उसके अंदर,
तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है आपके डाइल स्ट्रॉन्ग जो है, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड है। तो इसका मतलब ये है कि जब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको मैं, तो एसिड ज्यादा हो और वाटर कम हो तो वो होता है कंसंट्रेट, है ना। और एसिड कम हो और पानी बहुत ज्यादा हो तो वो होता है डाइल्यूट, होता है वो लाइट पे होता है ना। डाइल्यूट बोलते हैं अपन, लाइट इंग्लिश का लाइट एचसीएल कहते हैं अपन, डाइल्यूट एचसीएल। बात समझ आ गई कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का। अब है ना, डाइल्यूशन की प्रोसेस भी होती है। अब मान लो कि अब आपके लैब के अंदर आपको डाइल्यूट एचसीएल चाहिए, पर डाइल्यूट एचसीएल जो है वो बना हुआ है कैसे, तो ये बड़ा ये भाई ध्यान रखने वाली और बहुत डेंजरस प्रोसेस होती है। तो इसको ध्यान से बनाते हैं, जब आप लेब असिस्टेंट वगैरह बनाते होंगे ना, तो ध्यान से बनाते हो, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, जब एसिड के अंदर पानी डालते हो तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकती है। तो इसीलिए उसके अंदर डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि आप पानी के अंदर एसिड डाल दिया आपने, या एसिड के अंदर पानी डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। जब क्या करते हैं, कुछ बातों ध्यान रखने से पहले तो पहली बात है एड एसिड टू वाटर, हमेशा अ, पानी के अंदर एसिड डालते हैं। बहुत सारा पानी ले लिया, थोड़ा सा एक बूंद एसिड डाला, उसको हिलाया कंटिन्यूस हिलाया, फिर दूसरी बूंद डाली अपन ने, फिर उसको हिलाया, फिर तीसरी बूंद डाली, फिर उसको हिलाया, उसको हिलाते रहेंगे, बार बार थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। मान लो कि एक ग्लास है, उसके अंदर बहुत सारा सा एसिड भरा हुआ है, और उसके अंदर आपने दो बूंद भी पानी डाल दिया ना, तो वो तो बहुत ज्यादा भयंकर रिएक्ट कर देगा। तो अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं ज्यादा, अपन क्या करते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं, उस पानी के अंदर क्या करते हैं, अपन खाली एक बूंद डालेंगे, क्या डालेंगे, एक बूंद डालेंगे, फिर दूसरी बूंद डालेंगे, फिर उसको हिलाते रहेंगे, फिर हिलाते रहेंगे। इस तरीके से डाइल्यूशन होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और मतलब बहुत क्या कहते हैं उसको, डेंजरस रिएक्शन होती है। तो इसलिए इसका, इस बात का ध्यान रखा जाता है डाइल्यूशन के अंदर। तो डाइल्यूशन जो है वो कैसे करते हैं, समझ आ गया ना, कैसे करते हैं। वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर में डालते हैं, पहली बात तो कंटिन्यूस स्टीयर करते रहते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके डालते हैं, ठीक है। और बाकी जो सेफ्टी कंसर्न है उनका ध्यान रखते हैं, वो तो रखते ही हैं। अब बात करते हैं अपन अपने इस एसिड बेस से आगे एक टॉपिक पे चलते हैं अपन, पीएच। किसके बारे में चल रहे हैं, पीएच की क्या चीज है ना, पीएच क्या चीज है। एसिड और बेस जो ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक एसिड के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के ऊपर, उस पर भी उसके बारे में पता करेंगे अपन, इसके बारे में। फिर पीएच जो है अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर कैसे क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अपन इसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं ना, क्या चीज है पीएच। तो मैंने बात सुनो, पीएच होती है एक स्केल, क्या होती है, स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन। क्या होता है, पी के अंदर छोटा लिखते हैं पी और बड़ा लिखते हैं एच। पीएच का मतलब है पावर ऑफ एच प्लस आयन। क्या होता है, पावर ऑफ एच प्लस आयन, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी केमिकल के अंदर कितने ज्यादा एच प्लस आयन है, कितने कम एच प्लस आयन है, उस पर डिपेंड करती है उसकी पीएच वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स, उनकी पीएच वैल्यू होती है हाई। मतलब हाई का मतलब ये होता है, हाई इन द सेंस कि उसमें 1 से स्टार्ट पीएच स्केल होती है, वो होती है 1 से लेकर 14 तक होती है, 1 से लेकर के 14। तो ये जो 1, 2, 3, ये इसको हम बोलेंगे हाई वैल्यू, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और पीएच वैल्यू जो है 7 होती है। क्या होती है, 7, वो होती है न्यूट्रल की। क्या होती है, न्यूट्रल की। एसिड की होती है बिलो 7, 7 से कम क्या हो गया एसिड, और अबव 7, 7 से लेके 14 तक, ये सारी सारी क्या हो गई, बेसिक हो गया। तो मान लो कि उस पीएच स्केल को आपने डाला किसी लिक्विड के अंदर, तो आपकी जो पीएच आई है वो क्या है, 3.5 है ये। तो वो क्या होगा, 3.5 है, क्या होगा, एसिड होगा। 7 से कम है ना, जस्ट इमेजिन ये आपकी स्केल है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसी आपकी स्केल बनी हुई है ना। इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है आपका ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। और ये है आपके एसिड। और उधर है आपके बेस। तो अगर इनकी जो पीएच की वैल्यू है इसके बीच में आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
7 आ रही है मतलब न्यूट्रल है, 7 से कम 6 पे मतलब कि बेस है, 5 पे बेस है, 4 पे बेस है, 3 पे बेस है। इस आगे जाएगी वैसे वैसे क्या होता है वो और स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाता है, इधर जाएगा मतलब कि वीक एसिड बनता जाएगा। 8 9 10 पे जाकर के फिर वो वीक बेस वीक बेस वीक बेस, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे बनती है ना। यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड से कम चले, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रॉन्ग, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, थोड़ा वीक, और न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद में फिर थोड़ा सा कम बेस, वीक बेस, वीक बेस, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस, फुल स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से जो पीएच स्केल अपनी वो वर्क करती है ना। तो अगर कोई आपके पास केमिकल उसकी वैल्यू 3.5 है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी 3.5, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है मतलब क्या है वो एसिड है। 4 आ रहा है मतलब यहाँ कहीं आ रहा है मतलब वो भी एसिड है। 13 आ रहा है मतलब यहाँ आ रहा है, 13 क्या होगा बेस होगा। 14 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। 7 मतलब न्यूट्रल है, 7 आ रहा है, तो 6 मतलब क्या है वीक एसिड है। 7 का मतलब क्या है एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड है क्योंकि वो 7 के पास नहीं है। पीएच का समझ में आ गई, पीएच वैल्यू समझ में आ गई आपको। अब देखो ये पीएच जो है अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, अपने इस आम जिंदगी के अंदर, वाह क्या हिंदी शब्द बोला है मैंने, अपने इस तो पीएच जो है अपनी इस आम जिंदगी में कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम आता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो है ना, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमंस हो, इन सबको अंदर क्या है कि जो एक ये पीएच वैल्यू है ना ये फिक्स होनी चाहिए। ज्यादा पीएच वैल्यू वाली कुछ चीज आप खा रहे हो या प्लांट्स को मिल रही है या आप अपनी बॉडी में खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है, और कम पीएच वाली है खा रहे हो जिसमें मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या बेस हो गया कुछ भी हो गया, तो वो आपकी बॉडी के लिए हजार्डियस हो सकती है, नुकसान करती है। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि वहाँ की पीएच कितनी है, उस एनवायरमेंट की पीएच कैसे, पानी में एक्वाटिक प्लांट्स है तो वहां उनके लिए पीएच वैल्यू कितनी है, बारिश आ रही तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, अपन जो खाना खा रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तभी आप जो है हेल्दी रह पाओगे। जैसे खाने पैकेट जो पैक्ड फूड वगैरह खाते हो तो वहां पे वो लेब होती है, वहां पे वो सब चीजें टेस्ट की जाती है कि जो खाना बन रहा है या आपके लिए जो कुरकुरे आ रहे हैं नमकीन आ रही है, ये सब चीजें हैं, इनकी पीएच वैल्यू कितनी है क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है पीएच चेंज इन सोइल। जैसे कि आपको पता है कि अभी वो पहले तो एड आता था टीवी के अंदर, आजकल आता नहीं, मैंने देखा नहीं, बट पहले टीवी में एक एड आता था कि वो एक किसान था, अमिताभ बच्चन जी एड करते थे शायद उसका, तो उसमें वो बोलते हैं कि क्या मिट्टी की जांच करवाई क्या आपने, या अक्षय कुमार करते, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, अक्षय कुमार मिट्टी की जांच करवाई क्या, तो फिर वो किसान बोलता है कि हाँ मैंने मिट्टी की जांच करवाई, और अब ये जो अब वो क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक से जांच करवाई है और अब मैं ये खाद डालूंगा, और ऐसे ऐसे कुछ कहानी होती है। क्या होता है कि इसे गवर्नमेंट करवाती भी है, फ्री भी करवाती है या कुछ चार्ज देके भी करवाती है। हर एक अलग अलग जगह की मिट्टी की पीएच वैल्यू अलग होती है ना, तो उस पीएच वैल्यू के हिसाब से वहां पे जो मेन्योर और फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं वो भी उस पर डिपेंड करते हैं कि वहां की पीएच वैल्यू क्या है। जैसे कि मान लो कि वहां अगर उस मिट्टी जो है उसने पीएच पता की है और आपने उसकी पीएच है ये 3 4 रही है, तो आप तो पढ़े लिखे हो 10th क्लास में, आपको मैंने पढ़ा दिया तो आपको पता है कि 4 वैल्यू ये मतलब वहां पे एसिड ज्यादा है, तो उस एसिड को क्या करना पड़ेगा अपने न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करोगे कैसे, तो ये भी आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है बेस डालना पड़ता है। तो आप ऐसे फर्टिलाइजर डाले जाएंगे जिसके अंदर क्या हो बेस ज्यादा हो, है ना। और मान लो कि आप किसी और खेत, इंसानी खेत है, आप तो उसके खेत की जांच करें, मिट्टी की उसने टेस्ट करवाया तो उस मिट्टी के अंदर उसकी पीएच वैल्यू आ गई है 9 या 10 आई है, तो आप पढ़े लिखे हो आपको पता चल गया कि 9 या 10 आ रही है मतलब वो बेस है, और बेस है मतलब वहां पे ऐसा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है कि एसिड ज्यादा हो, ताकि वो एसिड बेस को जाके क्या कर देवे न्यूट्रल कर देवे। तो इसलिए ये जो सोइल के अंदर है आपके, इसके अंदर पीएच जो है वो बड़ा काम आता है। इसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आप सबको पता ही है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर एचसीएल होता है, पर लैब तो सारा चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही, पर आपको पता भी मैं वापस बताता हूँ, स्टमक होता है उसके अंदर एचसीएल होता है, और उस एचसीएल जो है वो आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को मारने के फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है ना। तो उसके स्टमक के इनर लाइनिंग होती है, उसको लाइनिंग भी होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है एसिड से आपकी बॉडी को, आपके उस स्टमक को। लेकिन क्या होता है कभी कभी उस एसिड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि पेट में जलन होती है, अपन बोलते हैं एसिडिटी हो रही, बोलते हैं ना एसिडिटी हो रही, एसिडिटी क्या हुई एसिडिटी, है ना। तब आपके पेट में एसिड जो है वो ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हो गया वो आपके पेट में जलन करती है। अब आपको पता है कि एसिड ज्यादा हो गया तो फिर क्या करना, आपको इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल करने के लिए क्या जरूरत, मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन बहुत काम है आगे,
तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अंदर बेस देना पड़ेगा। बेस दोगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगी। और बेस देने के लिए जैसे आप इनो खाते हैं, इनो खाते हैं, इनो में क्या होता है, बेस होता है। तो बेस जैसे जाएगा वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और सारा जो है एकदम पानी आपके एसिड जो पानी वाटर था या आपके जो एसिड था वो पूरा तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा, और आपके आराम से सांस आ जाएगी, कोई जलन नहीं करेगी। ऐसे ऐसे आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर, टंग के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को एसिड में चेंज करते हैं। क्या कर देते हैं, जो शुगर होती है उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। तो आपके यहाँ पे एसिड की वजह से आपके दांत जो होते हैं वो बिके होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो उन दांतों को वापस से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एसिड बनाया है आपके माउथ के अंदर, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। तो हम टूथपेस्ट करते हैं ना, उस पेस्ट में क्या होता है, उस पेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो उन पेस्ट के अंदर वो बेस लगा करके फिर अपन जो है टूथपेस्ट करते हैं, जिससे वो एसिड न्यूट्रल हो जाता है और अपन बच जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के अंदर बहुत सारे एनिमल्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर यूज होता है। जैसे वो जो बिच्छू होता है उसके वो डंक होता है, जैसे कि चींटियां होती है उनका वो डंक होता है, जैसे मधुमक्खी होती है, बीज होती है ना, उनका जो स्टिंग होती है, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जो कि उनको नेचर से प्रोटेक्ट करती है। एक तरीके से भगवान ने उनको वो हथियार देके भेजा हुआ है कि भाई तुम बचो, तुम्हारे हिसाब से देख लेना को तुम अटैक करे तो वो उनको बचाने के लिए भी ऐसे सेल्फ डिफेंस यूज करती है। अब मान लो कि आपको की चींटी खा जावे या आपको मधुमक्खी खा जावे, तो आपको पता है, अगर आपने 10th क्लास पढ़ी है तो, कि यहाँ पर जिसने खाया है तो इसके यहाँ पे एसिड था, एसिड था तो अपन वो दवाई लगाते हैं जिसके अंदर बेस हो, है ना। पता है वो बहुत बार टूथपेस्ट लगा लेते हैं अपन घरों के अंदर, टूथपेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है ना, तो वो क्या करता है अपने को, वो उसे उस टाइम के लिए बचा लेता है। या अपन दवाई उस टाइप की यूज करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। अगर आपको पीएच की नॉलेज है, आपको ये बेसिक बेसिक नॉलेज है, तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। ये मतलब कि हाँ फोटो लग रही है, ये ऐसे खाएगी तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, ऐसी को दवाई लगाओ जिसके अंदर बेस, तो क्या होगा, वो आपको उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि अभी पढ़ा अपन ने, एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर एंड सोल्ट, सोल्ट में वाटर, सोल्ट वाटर एंड सोल्ट, बात एक ही है। चलिए, तो आपके एसिड और बेस का पूरा पूरा काम चैप्टर जो है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। अपन बच रहा है अपना थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, सोल्ट है। अपन ने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, उनके डेफिनेशंस पढ़ी, उनकी डिफरेंस पढ़ा उनके बीच में कि सोर इन टेस्ट, कोरेसिव नेचर, उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी अलग अलग मेटल के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, आपस में रिएक्शन पढ़ी अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ी, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, फिर वो पानी में डिसोसिएट कैसे होते हैं, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, फिर पीएच क्या होती है, फिर पीएच की वजह से अपने नेचर जो नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीजें अपन ने पढ़ ली है ना। ये सारा चैप्टर में खत्म हो गया। अब पढ़ रहे अपन सोल्ट, है ना, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बना था ना सोल्ट, वो सोल्ट है। अब सोल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, उन टाइप के एक एक करके जो सोल्ट के बारे में बात करेंगे, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपने सिलेबस में वो पढ़ेंगे, और वो कैसे बनते हैं, उनका प्रिपरेशन, उनके यूजेस, वो अपने सिलेबस में वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो सोल्ट क्या हो गए, तो सबसे सिंपल सी बात है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो आपके केमिकल बनता है उसको सोल्ट बोलते हैं। सिंपल सिंपल सी बात लैंग्वेज के अंदर तो यही है। जैसे NaCl बनता है, HCl प्लस NaOH की रिएक्शन में क्या बनता है, NaCl बनता है, आपको पता ही है। तो सोडियम है, इनकी फैमिली होती है, क्या होती है, फैमिली होती है। बस अपना परिवार होता है ना, परिवार अपना, जैसे इनका ही परिवार होता है। कैसा परिवार होता है, जैसे कि सोडियम फैमिली है, जिस जिस सोल्ट के अंदर सोडियम है वो सोडियम फैमिली हो गई, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे सारे क्या है, ये सब क्या है, सोडियम फैमिली के हैं। क्लोराइड फैमिली कौन से हो गए, जिन जिनके अंदर भी क्लोराइड आता है वो कौन से हो गए, क्लोराइड फैमिली के हो गए। तो मतलब जैसे कि Cl वाले हो गए, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गए, ये सब क्लोराइड वाले वाले घर परिवार के हैं। कुछ अलग अलग परिवार के भी होते हैं, जैसे कि मान लो कैल्शियम वाले हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, जिंक फैमिली वाले भी हैं, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट। तो इनकी फैमिलीज भी होती है इस टाइप की। ये फैमिलीज कब क्यों बनाई है अपन ने केमिस्ट्री पढ़ने वालों ने, ताकि क्या है कि इनकी एक टाइप की प्रॉपर्टीज को अपन एक जगह पढ़ सकें, इसलिए इनको अलग अलग फैमिलीज में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है अपन ने, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद में अपन चलते हैं सबसे पहला सोल्ट, है ना। सबसे पहला सोल्ट ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपन ने देखा हुआ है, रोज अपन खाने में डालते हैं नमक, छाछ से डालते हैं उसमें, छाछ में पीते हैं, और जो भी अपन खाने पीने की जो भी सामान होता है बिना नमक का स्वाद ही नहीं आता, हम कहते हैं स्वादानुसार नमक, तो ये वही नमक है। NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। प्रिपरेशन मेथड, बनता कैसे है, सबसे पहले तो दो तरीके हैं। पहला तो है सी वाटर बाय इवोपरेशन। क्या होता है, समुद्र का पानी होता है या फिर खारे पानी की जो लेक्स होती है ना, उन लेक्स जैसे ये पानी है, इन लेक्स के बाहर ऐसे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े से मैदान होते हैं,
उन मैदान के अंदर ऐसी जगह बना करके ऐसे क्या करते हैं कि ये जो पानी, खारा पानी है ना, इस खारे पानी को डाल देते हैं, ऐसे फैला देते हैं। ठीक है, एरिया बड़ा होता है, एरिया बड़ा इंक्रीजिंग हो जाता है, इवोपरेशन जल्दी से हो जाएगा। फिर इवोपरेशन के थ्रू क्या होता है, पानी जो है ना, ये सारा सारा पानी ये उड़ के ऊपर जाएगा, ये तो चलाएगा ऊपर आसमान में, और नीचे जमीन पे क्या रह जाता है, नमक रह जाता है, क्योंकि वो नहीं उड़ता, सोल्ट नहीं उड़ता। तो इस तरीके से जो है नमक को पानी में से निकालते हैं, खारे पानी में, समुद्र में से निकालते हैं, या खारे पानी की लेक्स होती है उनमें से निकालते हैं, या फिर लेबोरेटरी का मतलब आपको पता ही है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बीच में रिएक्शन पढ़ लिया अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, NaCl बनता है और H2O बनता है। तो ये हो गया आपकी केमिकल रिएक्शन भी पता आप होनी चाहिए आपको, और इवोपरेशन से कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो में इसके यूज कौन कौन से है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी सोल्ट अपन पढ़ेंगे उसके अपने को यूज भी पढ़ने हैं, और उसके प्रिपरेशन मेथड वगैरह सब चीजें पढ़नी है अपने। सबसे पहले यूज की बात करते हैं। पहला यूज एज टेबल सॉल्ट एज इन फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाने में भी काम आता है। नमक डाला हुआ खाना होता है वो जल्दी खराब नहीं होता आसानी से, और बाकी अपन जो टेबल अपन खाने टेस्ट के लिए तो काम करते ही हैं। रो मटेरियल फॉर सेवरल केमिकल्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स है जिनको बनाने के लिए ये रो मटेरियल है ना। फिर हम बात करेंगे अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कुछ केमिकल्स के बारे में जिसमें NaCl की वजह से वो केमिकल बनते हैं ना। फिर NaOH, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ये सब गलत नहीं है, NaOH बनाने के लिए एग्जांपल है ये, इसका क्या है ये, NaOH इसका एग्जांपल है, NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि Na2CO3, वॉशिंग सोडा भी हम ये भी बात करेंगे, इसको बनाने के लिए भी NaCl का यूज होता है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडा, ये बनाने के लिए भी NaCl का यूज होता है। तो रो मटेरियल होता है, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए रो मटेरियल का यूज होता है, और हमने खाने में तो यूज होता ही है, ठीक है। अब अपन बोलते हैं अगला केमिकल हमारा, वो है कास्टिक सोडा। क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका कॉमन नाम कास्टिक सोडा भी है, कंफ्यूज मत होना, हमने पढ़ रखा है NaOH को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कास्टिक सोडा, आपने नाम नहीं सुना होगा, बता देता हूँ आपको, है ना। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है ना, इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस है, तो ये याद रखना। तो नेम वाला है ना, नेम वाले आते हैं एग्जाम के अंदर। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH फॉर्मूला होता है, केमिकल नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया, कास्टिक सोडा, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बताते कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सोल्ट, पानी के अंदर नमक डाल के उसके अंदर क्या कर देते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करवा देते हैं। तो क्या होता है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस। NaCl प्लस वाटर है, उसमें क्या डाल दिया अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी। क्या डाल दिया अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनेगी हाइड्रोजन गैस, एक बनेगी क्लोरीन गैस। तो ये दो गैस बनती है। अब इसमें तीन चीजें बनी है ना, NaOH, H2O, Cl2। अपने को इन तीनों ही चीजों के यूज पता होने चाहिए, जो वो अपने एग्जाम आएंगे तीनों ही। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, क्लोरल प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है, और क्लोरीन गैस का क्या यूज है, इन तीनों के यूज अपने को पढ़ना है। प्रोसेस का नाम बता दिया मैंने आपको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो तीनों के यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NaOH का यूज। NaOH का क्या यूज है ना, मेकिंग डिटर्जेंट एंड सोप्स, डिटर्जेंट और सोप्स बनाने में क्या यूज होता है। कास्टिक सोडा का नाम सुना हुआ होगा आपने, तो आजकल तो पता नहीं कम बनाते हैं, बहुत सारे लोग घरों के अंदर वो साबुन बनाते हैं, घर के अंदर लिक्विड सोप बनाते हैं ना, बर्तन धोने की, कपड़े धोने की। वहां पे वो मार्केट से कास्टिक सोडा लेके आते, मेरे पापा लेके आते थे पहले जब मैं छोटा था तभी, आजकल तो लेके नहीं आते हैं। और वो ऐसे कास्टिक सोडा लेके आते थे, फिर कुछ सामान लेके आते और भी पता नहीं क्या मिक्स करते थे। उस टाइम छोटा था समझ आता नहीं था, अब मुझे समझ में आया कि ओ ये सामान लेके आते हैं और इसे मिक्स करके बना देते हैं घर पे सोप, लिक्विड सोप जो होती है वो। पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फैक्ट्रीज होती है वहां इसका यूज होता है। ब्लीच बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती है वहां इसका यूज होता है। और एल्यूमिनियम मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो जमीन में से निकालते हैं, वहां इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। हाइड्रोजन किसके यूज कहाँ होते हैं, एज फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है ना। फ्यूल मतलब आपको पता होगा, हाइड्रोजन चलने वाली बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो चल रहे हैं, और मतलब कि वो सारे जो फाइटर जेट्स वगैरह, तो उनमें हाइड्रोजन का यूज होता है। HCl को बनाने की जो प्रोसेस है वहां भी हाइड्रोजन का यूज होता है। और अमोनिया NH3 एक फर्टिलाइजर है, पता है ना, खेतों में डालते हैं अमोनिया, तो अमोनिया को बनाने के अंदर भी यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में, पानी जो है साफ करने वाले जहाँ फिल्टर्स होते हैं, जहाँ RO होते हैं बड़े वाले, वहां क्लोरीन का यूज करते हैं। स्विमिंग पूल्स को भी फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC जो पाइप्स होते हैं, PVC की जो भी चीजें होती है उसको बनाने में इसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का। और पेस्टिसाइड्स, खेत में डालने वाले जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, कीड़े मारने वाली दवाइयां, उसको बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है, जिसमें NaCl को पानी में डाल के करंट डाला था अपन, इलेक्ट्रिसिटी डाली थी,
तीन चीजें बनी थी, NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इन तीनों के ही यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों के एक पॉइंट आप लोग सबको पता होना चाहिए कि भाई इसका यूज ये है, इसका यूज है, इसका यूज ये है। बात समझ में आ गई? चले आगे। अगला, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। दोनों केमिकल के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? केमिकल नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बाय पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर क्या करते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लेक्ड लाइम्स को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसके अंदर आपको क्या करनी है? क्लोरीन गैस जो फ्लो करवाओगे तो बनेगा CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और साथ में बनता है H2O वाटर बनता है। समझ में आ गया? देख समझ में आ गई ना? लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस डालोगे, आप क्लोरीन गैस डालोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, मतलब क्या बनता है? आपके ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना। क्या यूज होते हैं इसके? तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन आपको पता है रुई होती है, वो रुई का कलर एक्चुअल में व्हाइट नहीं होता है इतना, वो थोड़ी सी हल्की सी येलोइश कलर की होती है। तो उसको प्योर व्हाइट बनाने के लिए उसको ब्लीच करते हैं, जिससे वो प्योर व्हाइट हो जाती है। तो बाकी भी अलग अलग जो कपड़े जो होते हैं कलर करने के, यहाँ पे हटाने के लिए यूज होते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर होते हैं, कागज, आपको पता है लकड़ी से बनते हैं, पर लकड़ी तो ब्राउन कलर की होती है, या जैसे रेड कलर की या येलो कलर की होती है, वो व्हाइट तो नहीं होती। पेपर व्हाइट कैसे बनते हैं? तो उनको ब्लीच करना पड़ता है। उनको ब्लीच कहाँ करते हैं? अपन फैक्ट्रीज में करते हैं, जिन फैक्ट्रीज में पेपर बनते हैं, तो वहां पर काम आता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज होती है, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जहाँ केमिकल्स बनाने का काम आता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने के भी काम आता है आपका कौन? ब्लीचिंग पाउडर। फिर है बेकिंग सोडा। अब ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आता है, खाने पीने में आपने देख रखा, खाने पीने चीजें बनाते हैं उससे बहुत सारी। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaCl बनाना, मैं कहता ना कि बहुत सारी जगह रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्या बनता है आपके? एक तो बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसको बोलते हैं अपन बेकिंग सोडा। इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ हीटिंग, इसको जब गर्म करोगे ना तो ये डिकम्पोज होता है और बनता है आपके सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। जो क्या होता है वो अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको वो क्या चीज है। सोडियम कार्बोनेट बड़ी मस्त चीज है। मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। एंटा एसिड फॉर स्टमक एसिड, आपके पेट में एसिडिटी होती है तब उसको खा सकते हो आप, बेकिंग सोडा। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, तो उसके अंदर हमने देखा तो CO2 वाले होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उसके अंदर भी ये काम आता है। सोडिया क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा, वहां पे भी आपके काम आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें CO2 जो गैस है वो बनती है, और CO2 गैस जो फिर आग बुझाने में काम आती है, इस वजह से। उसके बाद में है आपके बेकिंग सोडा। सोडा तो हो गया। हाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, इन दोनों के बीच के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? आपके डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या है, तो प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है ये? बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका नेचर ज्यादा बेसिक होता है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जब इसके अंदर आप क्या कर दो कि कोई वीक एडेबल एसिड इसमें मिला दो, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड मिला दिया आपने, बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिला दिया आपने? टार्ट्रिक एसिड मिला दिया, तब क्या बनता है? तब बनता है आपके बेकिंग पाउडर, जो आप खाने में यूज करते हो। आप खाने में बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो बेकिंग आप सोडा डाल दो, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड डला हुआ होता है, वो माइल्ड होता है, और वो उसका जो नेचर होता है कम बेसिक होता है, वो अपन खाने में यूज करते हैं, ठीक है। When baking powder is heated or mixed with water, the following reaction takes place। ये बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है। बेकिंग पाउडर है, इसको जब आप गर्म करते हो तो बड़ी मस्त चीज होती है। आपने देखा होगा कि अपन जब खाना, वो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जब यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर केक बनाने में यूज करते हैं, या अपन इडली, या फिर अपन वो ढोकला जो होता है गुजराती वाला ढोकला, राजस्थानी वाला नहीं, तो उस टाइप की जिसमें जो फूलने वाली चीजें होती है ना, वहां अपन यूज करते हैं इसका। तो वहां ये काम आती है। तो क्या करती है, जब इसको गर्म करते हो ना, इसको बेकिंग पाउडर को गर्म करते हो, तो बनता है एक तो Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, एक वाटर बनता है, और एक बनती है CO2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, CO2। तो क्या होता है कि मान लो आपने केक बनाया, केक बना दिया आपने, अब केक आपने रख दिया ओवन के अंदर, जब इसको ओवन में बेक कर रहे हो ना, तो गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद में यहाँ बनती है CO2 गैस। और CO2 गैस जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो गैस जब बाहर निकलती है ना,
तो बाहर निकलने के लिए इसको क्या कर देती है, वो फुला देती है। बाहर निकल रास्ता चाहिए उसको, तो रास्ता बनाने के लिए इसको वो फुला देती है, इसलिए वो फ्लफी फ्लफी सा केक अपने को शानदार सा देखने को मिलता है। और समझ में आई ना। तो ये रिएक्शन, ये केमिकल देखो रिएक्शन ही होती है अपने उस खाने के अंदर ही। तो फूड के अंदर ही आपने मैंने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा, बट ऐसा पढ़ा था कुछ की फूड जो है उसके अंदर भी केमिकल साइंस है, केमिस्ट्री है आपकी, और आपको पता ही है खाने में केमिस्ट्री होती ही है। बात समझ में आ गई, रीचिंग समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं इसको, है ना। फ्रॉम जिप्सम टू वर्सेटाइल मटेरियल, जिप्सम से स्टार्ट होता है बनता है, और ये इतनी चीजें बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिसकी हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब क्या करते हो आप, हीटिंग करते हो जिप्सम को, CaSO4.2H2O डाइहाइड्रेट को, जब आप गर्म करते हो इट लूज वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से पानी कम जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल था ना 2H2O, ये कम हो जाता है, और क्या बचता है, हाफ H2O ही बचता है, आधा पानी निकल जाता है। जब जिप्सम को अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी थोड़ा कम हो जाता है, ये बचता है CaSO4 हाफ H2O, जो कि क्या है आपके पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम से इस तरीके से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई है। जब क्या करते हैं अपन, इसके अंदर से इसको गर्म करते हैं अपन, तो क्या बनता है, इसमें से पानी निकल जाता है, और क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्रॉपर्टीज है, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर पीओपी रीहाइड्रेट्स एज इट रीहाइड्रेट बैक टू जिप्सम। अब क्या होता है कि ये पीओपी है ना, जब इसको वापस आप पानी में मिलाते हो तो वापस इसके अंदर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल गायब हुए थे, तो वापस से इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं और एक वापस से जिप्सम बन जाता है, और जिसके बाद में इसको आप जो चाहो डिजाइन दे दो, फिर सूख जाएगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा, जिप्सम के साथ पत्थर होता है, पता ही है। ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की, इस वजह से बहुत सी चीजें बनाते हैं अपन। कौन सी चीजें बनाते हैं अपन, एक तो बनाते हैं फॉल सीलिंग एंड डेकोरेटिव एलिमेंट। आपके घर के अंदर वो डिजाइन बनाते हैं ना, ऊपर छत के ऊपर, वो डिजाइन इसी की बनती है, पीओपी की बनती है। कैसे बनती है, तो उसको पहले पानी मिलाते हैं पहले पीओपी के अंदर, फिर उसके अंदर जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन बना देते हैं, फिर वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरी तरह सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाएगा वो। मेडिकल कास्ट फॉर फ्रैक्चर बोन्स, आपके हड्डियां वड्डियां टूट जाती है, तब वो प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर के अंदर भी वो पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो लगाते हैं। कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, वहां इसका यूज होता है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाले इस टाइप की मूर्तियां बनाते हैं, उनको मेकअप करते हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है। टॉयज एंड स्कल्पचर मटेरियल, ये खिलौने बनाते हैं ऐसी, आपने देखे होंगे वो मिट्टी के खिलौने, वो मिट्टी के नहीं होते हैं, उसके होते हैं पीओपी के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और बहुत सारे खिलौने जो आपने देखे होंगे। और फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, क्या होता है कि है ना, अब तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल बन चुके हैं, जब हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मतलब पहले तो होता नहीं था। तो ये पीओपी है ना, फायर रेजिस्टेंस भी, इसमें आग से कुछ नहीं होता है इसके अंदर ना। तो पहले क्या होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते थे, या फिर जो फायर फाइटर्स होते हैं, वो इस टाइप के शूज, इस टाइप के पीओपी के हेलमेट्स, पीओपी ग्लव्स वगैरह यूज करते थे। वो भारी होते थे वजन के अंदर, बट उनको यूज करने पड़ते थे, क्योंकि वो जब जहाँ आग लग रही है वहां अंदर जा रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, तो उस आग से बचने के लिए वो इन चीजों का यूज करते थे, पीओपी से बने हुए सामानों का। अब तो वैसे भी बहुत सारी अलग अलग चीजें आ गई जो कि आप उनको आग से बचा लेती है, बट पहले इसका यूज करते थे काफी ज्यादा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका पीओपी, सारे केमिकल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। चैप्टर जो है अपना देखो बड़ा है चैप्टर, और बड़ा मजेदार चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। इसको वापस से आप रिवीजन करना। आपसे मिलते हैं फिर